हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे संबंधों के प्रकार, लेकिन बिजली कट हो जाने की वजह से लेक्चर पूरा नहीं हो पाया। तो चलिए अब हम लोग यानी स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें 6 प्रकार के रिलेशन पढ़ने हैं। तो इसमें से आप लोग फर्स्ट रिलेशन है, हेडिंग लगाएंगे रिक्त संबंध। जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए में एक रिलेशन आर परिभाषित है, तब संबंध आर जो है रिक्त संबंध तब कहलाता है जब आर इक्वल 5 हो। आर इक्वल 5 का मतलब है कि आर में एक भी अवयव न हो, अर्थात समुच्चय ए का कोई भी अवयव स्वयं से यानी समुच्चय ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित न हो। तो चलिए इसे हम लोग नोट भी कर लेते हैं। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे? समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध तब कहलाता है जब आर इक्वल 5। चलिए उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपसे यानी पूछा जाता है, कोई रिलेशन दिया गया हो और ये पूछा जाए कि बताइए ये जो रिलेशन है वह रिक्त यानी इम्पटी रिलेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले तो दिए गए रिलेशन को आप क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करेंगे। और यदि रिलेशन में एक भी अवयव नहीं मिलता है, तब हम बोलते हैं कि वो रिलेशन जो है इम्पटी रिलेशन है, अन्यथा वह रिलेशन इम्पटी रिलेशन नहीं है। चलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है ए और ए का जो अवयव है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ओके, और इसके बाद से यानी कि समुच्चय ए में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है और वह रिलेशन है एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक विषम संख्या है। ओके, तो देखिए रिलेशन आर कह रहा है कि जो आर का अवयव होगा वो एक्स वाई होगा और जो एक्स माइनस वाई का जो मान होना चाहिए वो एक विषम संख्या होना चाहिए। ध्यान देना, हम पहले भी आपको बता दिए हैं कि समुच्चय ए पर अगर रिलेशन बनाया जा रहा है इसका मतलब क्या है, एक्स वाई समुच्चय ए के अवयव होंगे। ये बात यहाँ पे नोट भी किया जा सकता है कि एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए, और नोट नहीं भी किया जा सकता है। तो सोचिए, इसे हम क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करने की कोशिश करते हैं। तो ए का कोई भी आप दो अवयव लीजिए,
एक 3 लीजिए, एक 5 लीजिए, एक 7 लीजिए, एक 9 लीजिए। तो क्या दोनों का जो अंतर है, एक में से 3 घटा रहे हैं तो ये तो -2 आ रहा है जो कि सम संख्या है। या 3 में से 1 घटा लीजिए, 2 आ रहा है, सम संख्या है। 1 में से 5 घटाएंगे, -4 आएगा जो कि सम संख्या है। मतलब आप एक के कोई भी 2 अवयव लेते हैं और जब एक अवयव में से दूसरे अवयव को घटाते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें विषम संख्या नहीं मिल रहा है बल्कि सम संख्या मिल रहा है। अर्थात आर में हमें एक भी अवयव नहीं मिल रहा है, अर्थात आर जो है वो क्या है, 5 है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि आर कैसा संबंध है, आर एक रिक्त संबंध, आर एक रिक्त संबंध। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है? ओके, चलिए इसे नोट कर लें। नोट कर लिए? हाँ, तो अब हम लोग सेकंड रिलेशन पढ़ेंगे, सार्वत्रिक संबंध। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे, सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है इसे समझना है। देखिए, अगर हमारे पास, चलिए इसे नोट भी कर लेते हैं पर डेफिनेशन। हम बोल रहे हैं कि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध तब कहलाता है जब R इक्वल ए क्रॉस ए। ओके, फिर से एक बार, यानी अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए दिया गया है और समुच्चय ए में एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है, तो संबंध R जो होगा यह सार्वत्रिक संबंध तब कहलाएगा जब R का वैल्यू किसके बराबर हो, ए क्रॉस ए के बराबर। और समझना, R की वैल्यू ए क्रॉस ए का मतलब क्या है। R की वैल्यू ए क्रॉस ए का मतलब यह है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो। तो अगर हमसे पूछा जाता है, यानी कोई रिलेशन दे दिया गया है और यह पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि वो जो रिलेशन है वह यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है, तब सबसे पहले तो हम उस रिलेशन को क्या करेंगे, उस रिलेशन को क्रमिक युग्म के फॉर्म में नोट करेंगे और उसके तत्पश्चात ए क्रॉस ए ज्ञात करेंगे। अगर R और ए क्रॉस ए इक्वल हो जाएंगे तब बोलेंगे कि दिया गया संबंध जो है सार्वत्रिक संबंध है, अन्यथा सार्वत्रिक संबंध नहीं है। चलिए उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। हम उदाहरण हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है ए और एक अवयव है 1 2 3, देखना। और समुच्चय ए में एक रिलेशन बनाया गया R, वो क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ओके, देखना, संबंध R कह रहा है कि इसका अवयव एक्स वाई होगा और एक्स वाई इस प्रकार होने चाहिए कि दोनों का जो अंतर हो, एक्स में से वाई घटाए तो एक पूर्णांक है। तो चलिए इसे हम क्रमिक युग्म के फॉर्म में लिखेंगे। तो सोचिए, हम यहाँ पर देखते हैं तो समुच्चय ए से हम 2 अवयव लें और जब क्या करते हैं पहले में से दूसरे घटाएं तो पूर्णांक आना चाहिए। तो सोचिए, अगर 1 में से 2 घटा देते हैं, 1 और 2 को लें तो 1 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, -1 होगा जो कि एक पूर्णांक। अगर 2 1 लेते हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा जो कि एक पूर्णांक है। 1 3 लेते हैं तो 1 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा जो कि एक पूर्णांक है। 3 1 लेते हैं तब भी, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा जो कि एक पूर्णांक है।
एक एक लेते हैं तभी घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसमें जो अव्यय होगा एक एक होगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सभी अव्यय होंगे आर में। देखना आप क्या कीजिए, एक में से घटाइए 0 जो कि एक पूर्णांक है, एक में से 2 घटाइए -1 जो कि एक पूर्णांक है। मतलब किसी आप घटाते हैं तो आपको जो मान मिला वो पूर्णांक मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब आप यानी एक राशि एक ज्ञात करेंगे। एक राशि ए का मान क्या है 1 2 3, राशि ए का मान क्या है 1 2 3। तो एक राशि कैसे ज्ञात करते हैं, एक लेंगे, एक का 1 2 3 सबके साथ क्रमिक बनाएंगे, हो जाएगा 1 2 सॉरी 1 1 ना, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर क्या होगा 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। बात क्लियर है। तो ये है एक राशि ए। अब देखना आर में कौन कौन है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। एक राशि में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो चूंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आर इक्वल है किसके, एक राशि ए के, अतः क्या है, अतः आर एक सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध है। क्लियर है, ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए, ओके। हाँ, तो अब चलिए आप लोग हेडिंग लगाएंगे। जो हमारा थर्ड रिलेशन है ये है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, देखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को यानी 3 रिलेशन, बेसिकली 3 रिलेशन के बारे में यानी डिटेल में पढ़ना है। कौन कौन से, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। अगर ये 3 संबंध आप क्लियर कर लेते हैं कि यानी स्वतुल्य संबंध, यानी कोई संबंध स्वतुल्य संबंध कब होगा, सममित संबंध कब होगा, संक्रामक संबंध कब होगा, तो समझिए कि आप एनसीईआरटी बुक जो है उसका यानी 1.1 यानी संबंध एवं फलन का जो फर्स्ट प्रश्नावली है 1.1, उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसे समझते हैं। देखिए स्वतुल्य संबंध ये कहता है कि यानी कि अगर कोई समुच्चय है ए और समुच्चय ए में हम कोई रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी स्वयं से संबंधित हो, संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित हो, तो इस प्रकार के हम संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिख देते हैं, तो हमें यहाँ पे डिफिनेशन हो जाएगा कि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध तब कहलाता है जब हर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए
ए इज एलिमेंट ऑफ आर। फिर से फॉर ऑल, देखना इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल। तो स्वतुल्य संबंध क्या है? अगर हमारे पास कोई समुच्चय है और समुच्चय ए में कोई रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइन है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से उस रिलेशन द्वारा संबंधित हो, तो हम बोलते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो एक स्वतुल्य संबंध है। चलिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, तो उदाहरण में फर्स्ट उदाहरण समझना। पहला उदाहरण है कि समानता का जो संबंध होता है ये स्वतुल्य संबंध होता है, क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं के समान होता है। भाई देखिए संबंध है यहाँ पे का समानता, बराबर, तो प्रत्येक संख्या, प्रत्येक व्यक्ति तो स्वयं के बराबर होता है। अतः हम बोल सकते हैं समानता का संबंध, समानता का संबंध स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं के समान होता है। ओके, दूसरा चलिए हम बोलते हैं कि एक समुच्चय है ए और वह समुच्चय ए है, यानी समुच्चय ए जो है इस प्रकार डिफाइन है, मतलब समुच्चय ए जो है वह समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। तो हम बोल रहे हैं कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में जो समरूपता का संबंध होता है ये भी कैसा संबंध होगा? स्वतुल्य के संबंध होगा। अब कैसे होगा जी? तो सोचिए, यानी कि जो हमारे पास सेट दिया जा रहा है वो सेट क्या दिया जा रहा है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, और समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता की बात कर रहे हैं। तो बताइए, यानी कि आप कोई भी समरूपता का मतलब, समरूप का मतलब होता है कि त्रिभुज यानी सेम, यानी अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? पहला त्रिभुज सेम दूसरे त्रिभुज के जैसा दिखता है, सेम टू सेम उसी के जैसा दिखता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि त्रिभुजों के समुच्चय में जो समरूपता का संबंध है, ये जो संबंध होता है स्वतुल्य संबंध होता है, क्योंकि प्रत्येक यानी कि कोई भी आप त्रिभुज लेंगे तो वह त्रिभुज स्वयं के जैसा दिखता होगा। तो लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता का संबंध स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। ओके, अब देखें थर्ड, हम बोल रहे हैं कि एक हमारे पास समुच्चय है ए 1 2 3 और समुच्चय ए में एक रिलेशन बनाया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3। तो बताइए क्या आर जो है क्या ये स्वतुल्य संबंध है? तो देखिए, अगर किसी समुच्चय ए में कोई रिलेशन आर परिभाषित होता है तो संबंध आर स्वतुल्य संबंध तब कहलाता है जब ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो, मतलब एक का एक के साथ रिलेशन हो, दो का दो के साथ और तीन का तीन के साथ। देखिए यहाँ पे एक का एक के साथ रिलेशन दिख रहा है, दो का दो के साथ और तीन का तीन के साथ। और तो हम बोल सकते हैं
कि जो आर है ये स्वतुल्य संबंध है। तो लिखेंगे चूंकि 1 1 2 2 3 3 आर के अवयव हैं, आर के अवयव हैं, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ओके, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ओके, हाँ तो चलिए अब आप लोग फोर्थ रिलेशन हेडिंग लगाएंगे। ये है सममित, सममित संबंध, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देखना सममित संबंध क्या होता है। तो सममित संबंध देखना बता रहे हैं, अगर किसी समुच्चय ए में एक रिलेशन आर परिभाषित है और ये रिलेशन आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए का अगर हम कोई भी दो अवयव लेते हैं तो ए का जो रिलेशन बी से होता है बी का भी वही रिलेशन ए से होता है, तब हम आर को बोलते हैं कि आर एक सममित संबंध है। मतलब अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर imply that BA is element of R। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। तो समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर सममित संबंध तब कहलाता है जब सभी ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए AB is element of R imply that BA is element of R। देखना वेरी इंपॉर्टेंट, जो सममित संबंध के बारे में फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए अगर कोई समुच्चय ए में कोई हम रिलेशन R डिफाइन कर रहे हैं तो ये रिलेशन R सममित संबंध तब कहलाएगा जब यानी कि जो समुच्चय ए का अगर दो अवयव हैं, मतलब दो अवयव हैं अगर ए बी, तो ए का जो रिलेशन बी से है बी का भी वही रिलेशन ए से हो। तो ए बी अगर आर में हो तो बी ए भी अगर आर में होगा, तब बोलेंगे कि जो ये संबंध है ये एक सममित संबंध है। चलिए इसे उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण देखिए, समानता का जो संबंध है ये सममित संबंध भी है। क्यों जी? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगर x y के बराबर है तो बोलिए क्या y x के बराबर होगा? डेफिनेटली होगा। अतः हम कह सकते हैं एक नंबर में समानता का संबंध, समानता का संबंध सममित संबंध है, क्योंकि यदि x बराबर y है, यदि x y के समान है तब y भी x के समान होगा।
दूसरा, ठीक है ना। त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता का जो संबंध है ये भी एक सममित संबंध होगा, क्योंकि अगर हम त्रिभुजों के समुच्चय में से मतलब दो त्रिभुज लेते हैं जो इसमें एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के जैसा दिखता है, तो वह दूसरा त्रिभुज भी तो पहले त्रिभुज के जैसा दिखता होगा। अतः हम बोल सकते हैं त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता का संबंध सममित संबंध है। क्योंकि यदि त्रिभुज T1 T2 के समरूप है, तब T2 भी T1 के समरूप होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। हम बोला कि एक हमारे पास समुच्चय है ए, इसमें अव्यय है 1 2 3 और इसमें एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ और 1 का 3 के साथ। तो आपको बताना है कि क्या ये जो रिलेशन है ये रिलेशन जो है ये सममित है कि नहीं। तो देखना, हम बताए हैं कि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर सममित तब कहलाएगा जब अगर ए बी आर में हो तो बी ए भी आर में होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखना ए बी मतलब ए अभी अलग अलग हो, तो ए बी आर में है, 1 2 है तो 2 1 में है क्या, बिल्कुल। अब एक एक चेक करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक एक है तो चेंज करेंगे तो फिर ये आएगा। अब देखना, अब इसमें अगर 3 1 आर में है तो फिर 1 3 में होना चाहिए जो कि है। और तो हम बोल सकते हैं कि जो संबंध आर है ये कैसा संबंध है, सममित संबंध है। तो लिखेंगे चूंकि 1 2 is element of R imply that 2 1 is the element of R, 3 1 is element of R imply that 1 3 is element of R। अतः R कैसा संबंध है, R एक सममित संबंध है। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए थोड़ा देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे, संक्रामक संबंध, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखना ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहलाता है। अगर किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तब अगर ए का भी सी से रिलेशन होगा तब हम आर को संक्रामक संबंध कहते हैं, अन्यथा आर एक संक्रामक संबंध नहीं होगा। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि किसी समुच्चय ए से मतलब किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर परिभाषित किया जा रहा है और वह आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए में से 3 अवयव ए बी सी लेने पर
ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो अगर ए का भी रिलेशन सी से होगा तब हम बोलेंगे कि आर जो है ये संक्रामक संबंध है। तो चलिए इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, लिखेंगे समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध तब कहलाता है जब संक्रामक संबंध तब कहलाता है जब सभी ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, ठीक है ना, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए का रिलेशन बी से हो, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाई दैट ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर। मतलब अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है, तो ए का भी अगर सी से रिलेशन होगा तब बोलेंगे कि संबंध आर एक संक्रामक संबंध है, अन्यथा आर संक्रामक संबंध नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसे हम लोग एक उदाहरण समझते हैं, देखना। अब उदाहरण हम बोल रहे हैं, देखना फर्स्ट वही एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, वही समानता का, अगर बराबर का ही जो संबंध बराबर है, ये एक जो संबंध है या समानता का जो संबंध है, ये एक संक्रामक संबंध भी होता है। अब कैसे भाई? तो हम बोल रहे हैं कि सोचिए हमारे पास 3 अवयव है ए बी सी, ए अगर बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो बोले ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो समानता का संबंध है ये क्या होगा? ये एक संक्रामक संबंध होगा। तो लिख लीजिए समानता का संबंध एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि यदि ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, तब ए इक्वल सी। बात क्लियर है जी? बिल्कुल। सेकंड देखना, अगर हम बोल रहे हैं कि त्रिभुजों के समुच्चय में अगर यानी कि जो त्रिभुज T1 है T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तब T1 भी तो T3 के समरूप होगा। अतः हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता का संबंध भी क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है। तो लिख लें समरूप त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता, त्रिभुजों के समुच्चय में लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता का संबंध संक्रामक संबंध होता है, क्योंकि ठीक ना, यदि त्रिभुज T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तब T1 भी T3 के समरूप होगा। बात क्लियर है? समरूप मतलब कि अगर T1 T2 के जैसा दिखता है, T2 T3 के जैसा दिखता है, तब T1 भी T3 के जैसा दिखेगा। थर्ड एग्जाम्पल वही
हम बोल रहे हैं कि हमारे पास रिलेशन है 1 2 3, मतलब एक सेट है 1 2 3, इसमें हमने एक रिलेशन आर बनाया है 1 1 2 2 3 3, देखना 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप यह बताइए कि ये जो संबंध आर है ये संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो देखिए संक्रामक संबंध आर संक्रामक संबंध तब होगा जब अगर ए का रिलेशन बी से हो, मतलब ए का किसी दूसरे से हो, अब इस दूसर क्या वाले का किसी तीसर के से हो, तो ए का क्या होगा, ए का भी इस तीसर के से रिलेशन होना चाहिए। तो देखो 1 1 1 2 2 3 3 जांच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का 1 से भाई ए का बी से होना चाहिए, तो भाई ये तो ए का बी नहीं दिख रहा है, ए का ए दिख रहा है, यानी यहाँ से डायरेक्ट जांच करेंगे। 1 का 2 से रिलेशन है, बिल्कुल है, तो 1 का 2 से रिलेशन दिख रहा है, तो फिर 2 का भी किसी से रिलेशन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है 3 से। तो अगर 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो बोलिए 1 का 3 से अगर होगा तब ये रिलेशन कैसा रिलेशन, संक्रामक है क्या, बिल्कुल है। अतः जो संबंध आर है वो कैसा रिलेशन है, संक्रामक रिलेशन है। तो लिखेंगे चूंकि 1 2 is element of R, 2 3 is element of R, imply that 1 3 is element of R। अतः R क्या है, R एक संक्रामक संबंध। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, मिटा दें। चलिए अब हम लोग एक आखिरी रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं और वह है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, छठा रिलेशन तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंस VALENCE रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए इसे थोड़ा देख भी लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, चलिए ठीक है, थोड़ा सा अगर मीनिंग मिस्टेक भी हो सकता है। वैलेंस आई होप कि सही है। तो चलिए तुल्यता संबंध क्या होता है देखना। कोई संबंध आर तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब वह स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। देखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी सा, यानी कि और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में यानी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, एक रिलेशन दे दिया जाता है और कह देता है कि सिद्ध कीजिए कि जो रिलेशन आर है ये एक तुल्यता संबंध है, या कोई रिलेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कि जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, सम्मित रिलेशन है कि संक्रामक रिलेशन है कि स्वतुल्य रिलेशन है या फिर तुल्यता रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है। तो देखना याद रखिए कि समुच्चय ए में परिभाषित, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड ईयर सिलेबस के लिए हम लोगों को यानी ओनली 4 रिलेशन याद रखने की जरूरत है। कौन कौन सा, स्वतुल्य संबंध,
सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। फिर से एक बार बता रहे हैं, कोई संबंध R स्वतुल्य संबंध तब कहलाता है जब, यानी कि मतलब अगर कोई संबंध R है वो समुच्चय A में डिफाइन किया गया है तो वह संबंध R स्वतुल्य संबंध तब कहलाता है जब A का प्रत्येक अवयव R द्वारा प्रत्येक यानी स्वयं से संबंधित हो। सममित संबंध, तो कोई अगर कोई रिलेशन है R जो कि समुच्चय A में डिफाइन किया गया है, तब R जो है सममित संबंध तब कहलाता है जब A भी एलिमेंट ऑफ A के लिए A का जो रिलेशन B से है B का वही रिलेशन A से हो। और यानी किसी समुच्चय A में परिभाषित संबंध R संक्रामक संबंध तब कहलाता है जब ABC इज एलिमेंट ऑफ R के लिए A का जो रिलेशन B से है, B का जो रिलेशन C से है, A का भी वही रिलेशन C से हो। और अगर कोई रिलेशन यानी स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है, तब वह जो रिलेशन होता है वह एक तुल्यता रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो यानी कि चलिए यानी जो एग्जाम्पल है, यानी कल से हम लोग यानी कि प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो प्रश्नावली जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें यानी कि हम लोग इसे पूरे अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। उदाहरण की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि कोई रिलेशन जो है वह तुल्यता तब कहलाएगा जो सममित हो, संक्रामक हो, तीनों। तो चलिए हम लोग उसे कल देखेंगे। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।